सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट number 87 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science history and we will revise two chapters, chapter number 1 nationalism in Europe and chapter number 2 nationalism in India in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इन दोनों लेसन की मिक्स्ड रिवीजन करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. So first question is, when was the Rowlatt Act passed? यानी Rowlatt Act कब पास हुआ? 1912, 1914, 1919 या 1920? Right answer is 1919 में. Then second question, which among the following statements is not related to unification of Italy? यानी unification of Italy से related इनमें से कौन सी statement नहीं है? Giuseppe Mazzini formed a secret society for the dissemination of his goals. यानी जूसेपे मैसिनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई अपने विचारों को, अपने लक्ष्य को फैलाने के लिए. चीफ मिनिस्टर कावूर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली. जो चीफ मिनिस्टर कावूर था उसने एक मूवमेंट चलाया इटली के विभिन्न रीजन्स को एक करने के लिए. इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. 1861 में जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड था वो उसको घोषणा की गई, उसको किंग बनाने की यूनाइटेड इटली की. और लास्ट इज ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो ऑटो वन बिस्मार्क ही उस इटली के एकीकरण का सूत्रधार था. तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन. ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि वो उसका हाथ इसमें नहीं था बल्कि वो जर्मनी का आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन था. यूनिफिकेशन ऑफ उसका जर्मनी में उसका हाथ था. Then third question is filling the blanks. The civil disobedience movement was withdrawn in the year. यानी civil disobedience movement को कब वापस लिया गया, कौन सी ईयर में? 1931 में. Fourth question is when France sneezes, the rest of Europe catches cold. यानी जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाता है. Who said this statement? किसने ये स्टेटमेंट कही थी? तो आंसर इज ड्यूक मैटरनिक. Then fifth question, how did the female figures become an allegory of the nation during 19th century in Europe? Explain with examples. तो आपको बताना है कि यूरोप में 19th सेंचुरी के दौरान जो फीमेल फिगर्स थी वो किस तरह से एक रूपक बन गई थी राष्ट्र का, उनके बारे में डिस्कस करना है. देखिए 18th and 19th century आर्टिस्ट पर्सनिफाइड ऑफ अ नेशन इन एलेगरीज. 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो कलाकार थे उन्होंने राष्ट्र को एक मानव रूप देना शुरू किया. Artists represented nations as a female figure which did not stand for any particular woman. आर्टिस्ट ने, कलाकारों ने नेशन को एक फीमेल फिगर देने की कोशिश की जो कि कोई एक विशेष महिला नहीं थी. आम जीवन में कोई ऐसी महिला नहीं थी जो कि बहुत विशेष महिला हो. इट गिव्स द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म. यानी ये एक अमूर्त विचार को एक ठोस रूप देने का एक केवल प्रयास था. तो फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल फिगर टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक थ्रू सिम्बल्स. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो कलाकार थे उन्होंने फीमेल फिगर को राष्ट्र के रूप में पोर्ट्रे किया और कई सारी वैल्यूज़ को दिखाने के लिए जैसे लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक और सिम्बल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की. इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टियन एज मारियान, अंडरलाइनिंग द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन. यानी एक जन राष्ट्र को के आइडिया को दिखाने के लिए, रेखांकित करने के लिए उसे मारियान नाम का नाम दिया गया. देन क्वेश्चन नंबर 6, विच वर द टू टाइप्स ऑफ डिमांड्स mentioned by the Gandhiji his letter to Viceroy Irwin on 31st January 1930. Why was the abolition of salt tax most stirring demand? तो आपको बताना है कि गांधी जी ने अपने लेटर में, जो कि 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को लिखा था, उसमें
कौन सी दो टाइप की डिमांड्स उन्होंने लिखी थी और इसमें सॉल्ट टैक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड क्यों थी? So the answer is on 31st January 1930 Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy describing his 11 demands, यानी अपनी 11 demands को बताते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा था. Some of these were of general interest and some of others were specific demands from industrialists of various classes to farmers. यानी बहुत देखिए एक तरह से तो कुछ जनरल इंटरेस्ट की भी इसमें डिमांड्स थी और साथ में कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जिसमें इंडस्ट्रीज से लेकर जो फार्मर्स थे उन सब की डिमांड इसमें शामिल थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज डिमांड्स वॉज टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक डिमांड थी वो थी नमक पे से टैक्स को हटाना. ऑल द रिच एंड पुअर यूज सॉल्ट, जितने भी चाहे अमीर लोग हों या गरीब लोग हों सब लोग सॉल्ट को यूज़ करते हैं. इट वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मील, यानी वो भोजन का एक अभिन्न अंग है. एंड महात्मा गांधी यूज टू थिंक दैट द डिमांड फॉर द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स वुड यूनाइट ऑल अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो देखिए महात्मा गांधी ऐसा सोचा करते थे कि ये जो मांग की गई है नमक पे से कर को हटाना, ये सभी भारतीयों को ब्रिटिश के अगेंस्ट जोड़ देगा. Then question number 7, discuss the role played by culture in creating the European concept of nation. तो देखिए यूरोप में राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए इसमें संस्कृति ने क्या भूमिका निभाई उसके बारे में अब हमें डिस्कशन करना है. सो द ट्रू सोल ऑफ द नेशन वॉज मैनिफेस्टेड इन फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस. यानी जो राष्ट्र की जो सही आत्मा है, जो सच्ची आत्मा है, वो तो देखिए लोग गीतों में, लोक नृत्यों में और लोक साहित्य या जो लोक पोइट्री है उसमें बसती है. देयरफॉर कलेक्टिंग एंड मार्किंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशन. यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र के एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए इन सबको इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The emphasis on local dialects and the gathering of local folk literature was not merely to bring back the ancient national sentiment, but also to spread the modern national message to greater number of people, most of whom were illiterate. देखिए कि जो लोकल जो फोक कल्चर था या जो कहानियाँ थी उनको इकट्ठा करना, ये नहीं कि भाई पुराने सेंटिमेंट को जगाना है, बल्कि जो एक नया नेशनल मैसेज है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जा सके, जो कि जिसमें से ज़्यादातर लोग निरक्षर थे, ऐसे लोगों को दिया जाना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल कैरल कुरपिस्की glorified the national struggle with her opera and music and transformed folklore such as Polonaise and Majuka into national symbols. तो फॉर एग्जाम्पल देखिए कैरल कुरपिस्की ने क्या किया, जो राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा और म्यूज़िक से बहुत ग्लोरीफाई किया और जो फोकलोर्स थे जैसे कि पोलेनस और माजुरुका को नेशनल सिंबल के द्वारा दिखाया गया. Then last question, who was Alluri Sitaram Raju? Explain his role in inspiring rebels with Gandhiji's ideas. देखिए आपको बताना है कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे और गांधी जी के आइडिया से उन्होंने जो रेबल्स थे यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनको कैसे इंस्पायर उन्होंने किया. अल्लूरी सीताराम राजू लेड द आदिवासी पेजेंट्स ऑफ गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उन्होंने आदिवासी किसानों का, गुडेम हिल्स के जो आदिवासी किसान थे उनका नेतृत्व किया. ही वॉज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, पीपल बिलीव दैट ही हैज़ स्पेशल पावर्स. जो वो एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति थे और लोग ऐसा सोचते थे कि उनमें स्पेशल पावर है. ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट इन द अर्ली 1920s और 1920s में उन्होंने एक जो है उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन की शुरुआत भी की. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जीज आइडियोलॉजी. जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी वो उससे बहुत इंस्पायर थे और उन्होंने लोगों को उसके बारे में बताया. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए.
एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।